अम्बेडकर पार्क की जो व्यवस्था है बरसों से खराब चली आ रही है। मैं देखता हूं, मैंने जब से सोच संभाली है अम्बेडकर पार्क हमारे गांव का देखते हूं, मैं और गांवों में अम्बेडकर पार्क की व्यवस्था इतनी बढ़िया रहती है जो कि देखने में लोगों को अच्छा लगता है। हमारा पार्क ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल बुरी स्थिति में, उसे विकास कराना, पूरी तरह हरा भरा करना इस पंचवर्षीय योजना का मेरा मेन काम रहेगा। निधि का सदुपयोग करना, प्राथमिक विद्यालय बच्चों की उपस्थिति कराना अनिवार्य होगा। विकास समिति के माध्यम से गांव की गलियां, खरंजे, नाली उनको दुरुस्त कराना, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपस्थिति कराना, और ये गांव में गरीब परिवार है उन्हें आवास मुहैया कराना, गांव में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित लाइटों को लगवाना, वाईफाई जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, उनके लिए वाईफाई उपस्थित कराना, और अम्बेडकर पार्क का विकास कराना, ये मेरे मेन काम होंगे। वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन इन्हें बिना भेदभाव के बंधवाना, ये मेरे मेन काम रहेंगे, जिससे गांव में कोई ये ना लगे कि आज मेरे वो वृद्धा है, परेशान है, जिससे सुविधाएं रहेंगी उनके लिए, बुढ़ापे की एक सुविधा बन जाएगी, आजीविका बन जाएगी उनकी। और इसी बात को लेकर मैं गाँव की जनता से अपील करता हूँ कि मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाने की कृपा करें और अब अपना कीमती वोट देकर सत्येंद्र चौधरी को किताब पर मोहर लगाकर विजयी बनाएं। ग्राम पंचायत रूदो मुश्तिल की समस्त सम्मानित जनता से मैं अपील करता हूं कि मुझे अपना अमूल मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बना सके, जिससे मैं आपके बीच सेवा कर सकूं। जी, जैसा कि अभी ग्राम पंचायत रूदो मुश्किल से चुनावी मैदान में मेरी माताजी श्रीमती मीरा देवी बघेल प्रत्याशी हैं, और मैं जनता से अपील करता हूं, ग्राम पंचायत रूदो मुश्किल की समस्त क्षेत्रीय और सम्मानित जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। हमारी जीत आपकी संपूर्ण जीत होगी। सबका साथ सबका विकास, ये हमारा विकासी मुद्दा रहेगा। आगरा में रेलवे कर्मचारियों पर कोरोना वायरस का कहर जमकर बरस रहा है, जहां एक एक कर हुई कई मौतों ने विभागीय लोगों को दहशत में ला दिया है। सोमवार को एक कर्मचारी की आकस्मिक मौत के बाद आज फिर एक लोको पायलट पीएन पांडे की कोरोना के चलते जान चली गई। मृतक की 6 महीने की गर्भवती पत्नी ने इलाज न मिलने का आरोप लगाया है। साथ ही कर्मचारी की मौत से सहकर्मियों में भी भारी आक्रोश है, जिन्होंने आगरा कैंट स्टेशन पर जमकर हंगामा काटा। शव को लॉबी में रखकर गुस्साए कर्मचारियों ने लॉबी में ताला जड़ दिया। आपको बता दें कि बीते दिन विभाग के शतरंज खिलाड़ी कामिल खान की भी मृत्यु हो गई थी। अब एक और साथी की मौत से रेलवे कर्मचारी सदमे में आ गए हैं। रेलवे हॉस्पिटल का कोरोना कर्मचारी के लिए जब तक हॉस्पिटल का कांटेक्ट नहीं हो जाता है, कहीं पे भी कर्मचारी को एडमिट नहीं कराया जाता है, उसका प्रॉपर इलाज नहीं कराया जाता है, तब तक हम इसी तरीके से रेल का संचालन बंद करेंगे। ये बैठक हम लोग काफ़ी दिन से करने की सोच रहे थे, लेकिन कमिश्नर साहब के कोविड पॉजिटिव होने के कारण थोड़ी सी टल रही थी। एक मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी विभाग की ऐसी विभागों की मशीनरी हैं जो इस पे काम कर रही हैं, जो फ्रंट लाइनर्स के रूप में काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, उसको और बेहतर कैसे किया जाए। दूसरा, चूँकि इस वैश्विक महामारी के दौरान लोगों की जानें जा रही हैं, लोगों को तकलीफ़ें हो रही हैं, उनके लिए हमें और प्रबंध करने हैं, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, उसको कोऑर्डिनेशन बैठक के रूप में लिया गया। दूसरा, चूँकि मेरा एक्सपीरियंस लखनऊ का था, यहाँ का मैंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर नहीं देखा था, एक वो भी देखने की मेरी इच्छा थी किस तरह से फंक्शन कर रहा है। वहाँ सीएमओ, आईएमए की टीम, डीएम साहब खुद थे और सीडीओ उनके ये थे, नगर आयुक्त थे, सब लोगों ने मिलकर इसको समझाया भी कैसे वो फंक्शन कर रहे हैं। बेड्स की क्या अवेलेबिलिटी है, हॉस्पिटल्स की क्या अवेलेबिलिटी है, किस तरह से हम SpO2 लेवल के साथ भर्ती कर रहे हैं, रेमडेसिविर की आपूर्ति, ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह की है, कहाँ कहाँ हमें इंटरवेंशन करना है। इन चीज़ों की कालाबाजारी ना हो, ब्लैक मार्केटिंग ना हो, उसमें ड्रग इंस्पेक्टर का, पुलिस का क्या रोल हो सकता है, कैसे आकस्मिक छापे मारे जाएं, अगर इस तरह का कोई मिलता है तो उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएं। यहाँ तक कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एपिडेमिक एक्ट और NSA भी लगाया जा सकता है ऐसे लोगों पे जो कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों की जान से खेल रहे हैं। दूसरी चीज़ जो प्रचार प्रसार है, उसमें हम लोग साथ मिलकर कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। 43 ऐसे पॉइंट्स पता लगे हैं जहाँ पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है। इनके साथ जो पुलिस की मोबाइल्स हैं, उनमें हमारे पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, लाउड हेलर्स हैं। कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जो डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे हम अवेयर करें लोगों को। मास्क के चालान बढ़ाने के लिए आपस में एक रणनीति बनी है कि लगातार चालान करें, क्योंकि मास्क ही एक ऐसी चीज़ है जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर आप प्रॉपर ट्रिपल लेयर मास्क पहने हैं तो काफ़ी हद तक आप कोविड कंट्रोल कर सकते हैं।
फिर एक बहुत बड़ा हमारा पार्ट था सैनिटाइजेशन का, जिसमें नगर निगम लगातार सैनिटाइज कर रही है। इसमें फायर सर्विस को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, हमारी कितनी गाड़ियां हम दे सकते हैं, कैसे जो उनके एरिया सैनिटाइज हो रहे हैं उसमें हम अपने भी थानों को, चौकियों को, कार्यालयों को शामिल करें, कैसे हम नगर आयुक्त के सरकारी कार्यालयों को शामिल करें और इसका दायरा बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजेशन कम समय में हो सके, कैसे सोडियम हाइपोक्लोराइट की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित होगी। तो ऐसे बहुत से रीजंस थे। फिर किस इलाके में हमें ज़्यादा कंट्रोल करना है, कई हॉस्पिटल्स में कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना हो पेशेंट्स की संख्या को देखते हुए, इन सब को लेके एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी। और मुझे ये बताने में बेहद खुशी है कि सभी लोग पॉजिटिव तरीके से एक इस लाइन में काम कर रहे हैं कि जनता को बेहतरी महसूस हो, राहत महसूस हो, और इस सब में हम जितने विभागीय मदद कर सकें ज़रूर करें। फिलहाल जो शेयर मार्केट में शेयर दिलाने के लिए या इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए लोन दिलाने, नौकरी दिलाने, इस तरह के लिए करोड़ों की ठगी करने वाला एक गैंग हमारी नज़र में बहुत दिन से था। इनका एक जो स्प्लिंटर पार्ट था, पहले सिद्धार्थनगर, बुलंदशहर, संभल के लड़के यहाँ पकड़े गए थे जो अलग अलग जगहों से कॉल करते थे। इनके कई टीमें छोटी छोटी काम करती हैं। कुछ टीमें होती हैं जो इनकी डेटा कॉल सेंटर्स में बैठती हैं, कुछ हैं जो इनकी इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ का डेटा निकाल के इनको देती हैं, जिनकी पॉलिसी लैप्स होने वाली होती है या जिनमें समय से पैसे नहीं पट रहे होते हैं या किसी तरह से कोई दिक्कत आ रही होती है, उसका डेटा इनको मिल जाता है। डेटा मिलने के बाद ये लोग उनको कॉल करते हैं, कॉल करके किसी न किसी बहाने से अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं कि हम आपकी मदद करा देंगे, पॉलिसी रिन्यू करा देंगे, या आपके शेयर में पैसे लगवा के यहाँ जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़्यादा मात्रा में कर देंगे। और इनके चक्करों में लोग फंस जाते हैं। फंसने के बाद ये लोग अपना जो कंपनी का एक बैंक अकाउंट देते हैं, उस बैंक अकाउंट में लोगों के पैसे थोड़े थोड़े करके ट्रांसफ़र कराते हैं। जब वो कुछ पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को कहा जाता है अब आप अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करिए जिससे हम आपके ये सब रिन्यू कर सकें, और उसके चक्कर में उनसे और पैसे ऐंठते हैं। फिर उनके कुछ शेयर्स या बॉन्ड्स में उनको कहते हैं आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तब तक इनके जो पैसे अलग अलग लोगों से इकट्ठे होते हैं अपने खाते पे, 1 या 2 दिन के अंदर ही, मोस्टली एक ही दिन में, वो उनके कंपनी के अकाउंट से कई लोगों के पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहा है। एक आवेदक हैं अनिल मित्तल साहब, इन्होंने एक कंप्लेंट की कि इनका पैसा सेंट्रल खाते से वापस नहीं आया। शेयर मार्केट में इनको फिर पैसे झांसा दिलाया गया कि शेयर इनको दिलवा देंगे, और जो इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसमें कुछ कमी थी। कर करके धीरे धीरे इनसे 3,11,500 रुपये एक खाते में डलवाए गए। उस खाते को, और उस खाते से अगले दिन ही ये एक पर्सनल अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो गया। जैसे इस बात का उन्होंने यहाँ शिकायत की, इसका केस रजिस्टर हुआ, और जब ये खाता देखा गया किस खाते में ट्रांसफ़र हुआ है, तो एक एनकेसी सर्विस के नाम से फर्म में गया था जो बंधन बैंक में था, और वहाँ से अगले दिन एक विजय प्रकाश अग्रवाल साहब के खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र होता है, 7 लाख रुपए। जब विजय प्रकाश अग्रवाल के खाते को डिटेल में देखा गया तो उसमें हर 2-3 दिन के अंदर ये पैसे निकलने का एक ट्रेंड पाया गया, और अच्छे खासे अमाउंट ट्रांसफ़र हुए थे, लाखों में। जब उनके पेरेंट्स खातों को उनके सिस्टर कंसर्न खातों से जोड़ा गया तो एक बीच में और खाता निकला
जो इनके बेटे का था, शिशिर अग्रवाल का, और उसके खाते से भी अभी अभी में 17 लाख, 9 लाख, अप्रैल में भी 9 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए, जबकि इनके पास ऐसे कोई काम नहीं थे। जब इसको और इन डेप्थ कोशिश की गई जानने की, तो ये पता लगा कि इनका एक लड़का है अंशुल अग्रवाल, ये मेन इस काम का करता धरता है, दिल्ली और नोएडा में ऑपरेट करता है, और उसने अलग अलग अपने छोटे छोटे लोगों को अलग अलग जगह प्लेस किया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे लोगों के डेटा थेफ्ट हो, चाहे बैंक में कुछ लोगों को उसने अपने साथ मिला के रखा है, और कुछ ऐसे लड़के रिक्रूट किए हैं जो कॉलर बन के लोगों को कॉल करते हैं। 1-2 लड़के इसने ऐसे भी रखे हैं जो इंश्योरेंस का, लोन का जिनको नॉलेज था, उनसे कन्विंस कराता है ताकि ऑथेंटिक बात की जा सके। और उसके जो गैंग के लड़के हैं उसका हम लोगों ने काफ़ी पता किया है, ऐसे कई लोगों के नाम निकल के आए हैं, और 4 लोग अरेस्ट हुए हैं फिलहाल, जिसमें सुनील, सचिन, शिशिर और विजय प्रकाश अग्रवाल हैं। 9 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है जो इस रैकेट में काम कर रहे हैं, जिसमें अंशुल है, कुलदीप है, विकास, ईशु, प्रविंदर, सनातन, राजन, रघु और विजय। इन लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई किया। फिलहाल जो बरामदगी हुई है, हमें इनसे 21 मोबाइल, कई सिम कार्ड, 2 लैपटॉप, 4 आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक बहुत बड़ी संख्या में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड्स, RCDL, इंटरनेट डोंगल्स, कुछ मोहरें इन्होंने बनाई हुई हैं, और एक मोटरसाइकिल और एक कार जो इस काम में प्रयोग हुई है, और 50,000 के आसपास कैश। सर कितने स्टेट से बस ढूंढ रही थी इनको, और कितने में स्कैम कर सकते हैं इसको? इनको कई स्टेट्स की है, हरियाणा की, MP की, राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है। अभी इनमें से एक को MP पुलिस ने अरेस्ट भी किया है, 2-3 दिन पहले ही उसको अरेस्ट किया है। और इसमें 1-2 लोग और हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग कंपनियां खोली थी। जब हम कंपनियों को हम लोगों ने कोशिश की आगे बढ़ने की, तो हमें पता लगा 14 ऐसे बैंक अकाउंट हैं जो ऑपरेट हो रहे हैं, और उन बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं जो मदर फर्म से सिस्टर फर्म्स को जा रहे हैं। ज़्यादातर ट्रांसफ़र इंटरनल ट्रांसफ़र है, इंटरनल फंड ट्रांसफ़र है, जो एक खाते से दूसरे खाते को हो रहे हैं। कॉल के दौरान इन लोग अलग अलग नामों से कॉल करते थे। कुछ नाम जो हमारी जानकारी में आए हैं, प्रमोद है, प्रेमचंद है, जितेंद्र है, मनोज है, इस तरह के नाम करते थे। तो इसमें फ़िलहाल अभी हमारे पूरा काम नहीं हुआ है। अभी हम यही कहेंगे कि हमने टिप ऑफ द आइसबर्ग पकड़ा है, 4 लोगों को पकड़ा है, 9 लोग अभी भी बाकी हैं। उनके बैकएंड में हो सकता और भी लोग हों, लेकिन ये साइबर क्राइम थाने के प्रभारी और उनकी टीम ने अच्छा काम किया। टीम के मेंबर्स के नाम भी हैं इसमें, और मैं उनको बधाई भी देता हूं। और कोशिश ये करेंगे कि इस पूरे गैंग को जब हम रैपअप कर लें तो एक बहुत अच्छा रिवार्ड भी उनको यहाँ दिया जाएगा। बाकी जो खाते हैं वो हमारे नॉलेज में हैं, कुछ खाते फ्रीज कराए जा रहे हैं, और इसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे।
यह कासगंज है। विभिन्न पौराणिक सभ्यताओं को संजोए हुए कासगंज में आधुनिक उपक्रम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कासगंज फैशन लाइफस्टाइल के मामले में शुरू से शौकीन लोगों का शहर रहा है। कारण है कि अब इस शहर में जावेद हबीब जैसे सैलून भी पहुंच चुके हैं। कासगंज के रहने वाले ऋतु मिश्रा और मनोज मिश्रा ने अपने नए ब्यूटी सैलून की आधारशिला रखकर आधारिका को एक नया आयाम देने की कोशिश की है। आधारिका के बैनर तले कासगंज में जावेद हबीब सैलून का शुभारंभ किया गया। इस सैलून का शुभारंभ खुद मशहूर हेयर सैलून संचालक जावेद हबीब ने किया। जावेद हबीब ने इस मौके पर लोगों को अपने बालों को जिंदा दिल बनाने के तरीके भी बताए। खाना बनाया लेकिन कोई बाल नहीं काट पाया। इसका मतलब क्या होता है कि एक हेयर ड्रेसर या नाई की वैल्यू कितनी स्ट्रॉन्ग बन गई है। अगर आप लोग अच्छे बाल चाहते हो, बालों की सफाई करो। और सफाई कैसे करेंगे? बालों को रोज शैम्पू करेंगे। और आप बोलेंगे शैम्पू में केमिकल, मैं बोलता हूँ टूथपेस्ट में केमिकल का भी किसी का दांत तो टूटता नहीं है। लेकिन आप तो क्या करेंगे? शैम्पू से पहले 5 मिनट पहले लगाएंगे सरसों का तेल। और कभी रात को तेल मत लगाना, और कभी शैम्पू करने के बाद तेल मत लगाना। अगर मुझे फॉलो करोगे आपका बाल बांका नहीं हो सकता। जावेद हबीब ने बालों को महफूज रखने के साथ साथ ब्यूटी टिप्स भी दिए। आधारिका की संचालिका ऋतु मिश्रा और मनोज मिश्रा इस नए प्रतिष्ठान को लेकर काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर कासगंज शहर के जाने माने लोग साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय झवर भी मौजूद रहे। तेजी से विस्तार कर रहे कासगंज शहर में जावेद हबीब जैसे सैलून खुलना अब शहर वासियों के लिए सुविधाजनक माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीसी न्यूज, कासगंज। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और रीप्ले विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ इस वक्त है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं है। आप 2007 में उच्च शिक्षा आयोग के सदस्य भी रहे हैं और ताल्लुक़ रखते हैं उस धरती से जो अमीर खुसरो की धरती है, पटियाली। आइए मुखातिब होते हैं प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप पटियाली चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं इस वक्त, और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि नीरज किशोर मिश्रा की बचपन की यादें पटियाली से कैसे याद करते हैं? वो बचपन जो पटियाली में आपका बीता है, और चूंकि अब आपके हाथों में पटियाली की कमान भी है, सबसे पहले बचपन से शुरुआत करना चाहेंगे। नीरज किशोर मिश्रा का परिचय क्या है? जनता जानना चाहती है आपके बारे में। मैं मूल रूप से फर्रुखाबाद जिले का निवासी था। मेरे पिता पलायन होकर पटियाली में बसे जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पटियाली में हुई और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं बाहर चला गया जी। पटियाली में मेरे पिता किसान के रूप में कार्य करते थे, रिटायर्ड चकबंदी अधिकारी थे जी। और बचपन से पटियाली में ही हम लोगों ने खेला, बड़ा हुआ, राजनीति शुरू की। मेरे बड़े भाई पंकज मिश्रा जी यहाँ सबसे पहले 1988 में चेयरमैन हुए जी, और मैं 1988 में गंजनवाड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गंजनवाड़ा में अर्थशास्त्र का असिस्टेंट प्रोफेसर बना जी। अगर हम बात करें आपके बचपन की, गंजनवाड़ा, पटियाली, क्योंकि पटियाली एक ऐतिहासिक धरती है अपने आप में, कैसे अगर प्रेरणा की बात करें, राजनीतिक प्रेरणा किससे मिलती है आपको, और कौन है आदर्श राजनीति में आपके हैं? देखिए, राजनीति की शुरुआत तो मेरे बड़े भाई पंकज मिश्रा जी ने की थी। मेरे परिवार में राजनीति करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। 25 वर्ष की आयु में वो पटियाली के चेयरमैन बने और लगातार हम 25 वर्ष आज हमें होने जा रहे हैं, हम लोग 25 वर्ष से पटियाली के चेयरमैन के पद पर आसीन हैं। क्योंकि आपका लगाव और जुड़ाव कई राजनीतिक पार्टियों से रहा है। अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें हम, तो ऐसी कौन सी पार्टी और ऐसे कौन से नेता हैं जो आप जिनको रोल मॉडल मानते हैं? कि क्योंकि बड़े भाई ने राजनीति की शुरुआत की, आप उनको आदर्श तो मानते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल आइडल सेट होता है कि भाई इस विचारधारा के साथ हमें जुड़ना है। तब नीरज मिश्रा की विचारधारा किसके साथ जाती है? हमारा परिवार, हम लोग धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोग हैं जी। राजनीति की शुरुआत हमने बहुजन समाज पार्टी से की थी। 2007 में मैं बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सखीट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। मात्र 200 वोटों से मैं चुनाव हार गया था। उस चुनाव को हारने के बाद मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद का सदस्य बनाया।
2012 के चुनाव में राजनीतिक मतभिन्नता के कारण मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ दी और कल्याण सिंह जी के साथ राजनीति में हाथ मिलाया और अलीगंज विधानसभा क्षेत्र से मैंने चुनाव लड़ा। 2017 के चुनाव में पुनः मैंने बसपा में वापसी की, क्योंकि मेरा कल्याण सिंह जी से वायदा था कि आप भी भाजपा में नहीं जाएंगे और हम भी बसपा में नहीं जाएंगे। बाबू कल्याण सिंह जी भाजपा में पुनः वापस हो गए, वो अपने घर चले गए, मैं अपने घर बसपा में चला आया। 2017 के चुनाव में बसपा ने मुझे टिकट दिया और 3 दिन बाद मेरा टिकट काट दिया, मुझे पार्टी से निकाल दिया। उसके बाद अखिलेश जी ने बहुत सम्मान से मुझे बुलाया, मुझे पार्टी ज्वाइन कराई और पटियाली के मंच पर ये कहा कि नीरज मिश्रा हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारा कद बढ़ाया। और उस 2017 के चुनाव के बाद हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। कासगंज जनपद के जिला उपाध्यक्ष के पद पर आसीन हैं और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अखिलेश जी हमारे रोल मॉडल हैं। आपने कहा अखिलेश जी आपके रोल मॉडल हैं, क्योंकि मैं 25 वर्ष की राजनीति का आपका अनुभव, कुछ यादें साझा करेंगे। यदि हम बात करें, अब समाजवादी पार्टी में 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा शिवपाल यादव की थी, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के रूप में स्थापित हो गई है। अब एक विचारधारा मुलायम सिंह की बची हुई है। नेताजी संरक्षक हैं पार्टी। क्या मानते हैं आप, जो कुछ हुआ पार्टी के भीतर, अब 2022 की जो रणनीति है, परिवार के विवाद में मैं जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन बतौर जिला उपाध्यक्ष आप कैसे देखते हैं, किस तरीके से संगठित करेंगे संगठन को, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चोट शिवपाल यादव की तरफ से आई है उसने बिखराव जरूर किया है समाजवादी पार्टी में। देखिए, समाजवादी पार्टी एक ऐसी विचारधारा है जो गंगा की तरफ बह रही है। गंगा जब बहती है तो उसमें किनारे किनारे छोटी छोटी पानी की नालियां बहना शुरू हो जाती हैं। तो समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह जी की पार्टी है, अखिलेश जी उसके उत्तराधिकारी बने, प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। शिवपाल सिंह जी का मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे लिए सम्मानित है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने निजी कारणों से नाराज होकर अगर पार्टी से दूर चला जाता है तो इससे पार्टी की मुख्य धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने सवाल आपसे किया, 2022 आपके सामने है, 2019 में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, 3 साल हैं आपके पास। संगठन को किस तरह से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 2022 में सत्ता में वापसी, क्योंकि मैंने आपके जिला अध्यक्ष का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा 2022 के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं और वापसी करेंगे। नीरज मिश्रा के पास कौन सी प्लानिंग है जो जनपद में, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं समानांतर तौर पर अगर देखा जाए पैरेलल चल रही है और ज़मीनी काम कर रही है, तो मुस्लिम वोटर्स जो हमेशा से माना जाता रहा समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के बाद वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा, लेकिन अब क्या मुस्लिम बटेगा, क्योंकि राम मंदिर जैसा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और मैं मानता हूं कि हिंदू एक मंच पे होगा, तब हिंदू वर्सेस मुसलमान का जो चुनाव इन राजनीतिक परिस्थितियों में है, तब समाजवादी, क्योंकि अगर हम बात करें कासगंज के परिदृश्य की, तो पटियाली की बात करें तो 2017 में जो चुनाव हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया, लेकिन 2012 की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी यहाँ से जीत कर जाती है। तब नीरज मिश्रा के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि जातिगत और धर्म के आधार पर दोनों राजनीति सधी हुई है यहाँ पर। समाजवादी पार्टी कभी जाति की और धर्म की राजनीति नहीं करती है जी। जाति और धर्म की राजनीति करने का ठेका पूरे देश में केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। हम लोग सवर्ण से लेकर दलित तक सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हम हिंदू और मुसलमान जैसी कोई भी बात अपने मन में नहीं लाते। न पार्टी की नीतियों में कभी आपको और हिंदू मुसलमान जैसी भावनाएं प्रदर्शित की जाएंगी। आपको कभी दृष्टिगत नहीं होगा कि हमारी पार्टी धर्म और जाति की बात करती है। हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं और ख़ास तौर से हम लोग गरीब, किसान, मजदूर जी। और जो दबे कुचले लोग हैं इनको उठाने की बात करते हैं। यही समाजवाद है। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, जब तक अंतिम व्यक्ति को जी सरकार की नीतियों को लाभ न मिले तब तक समाजवाद अपूर्ण कहलाएगा। तो हम लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। सारी जात और सारे धर्म के लोग हमारे साथ हैं। जहाँ तक आपने 2012 और 2017 की बात कही, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 में जी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें पटियाली विधानसभा सीट पर जी हम भारी रहे थे। अब जब हम
मौजूदा हालात में बात करते हैं। आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, फ़िलहाल नगर पंचायत की कमान भी आपके पास है, बतौर अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार कहती है स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की अपनी योजनाएं हैं। क्या विचारधारा का कोई फ़र्क महसूस होता है और किस तरीके से समायोजन करके चल रहे हैं, किस तरीके से काम कर पा रहे हैं यहाँ पर? देखिए, पंचायत अध्यक्ष के पद पर मेरी पत्नी आसीन है। आप प्रतिनिधि तो हैं ही। सरकार की योजनाओं को, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जी, उन्हें हम बहुत ही चढ़ बढ़कर लागू कर रहे हैं अपना नगर में जी। सफाई के मामले में पटियाली की छवि बनी हुई है पूरे जनपद में। प्रकाश व्यवस्था में पटियाली की तारीफ पूरे जनपद में की जाती है। सरकार की योजनाओं का हम लोग पूरा गरीब लोगों को लाभ दे रहे हैं जी। बात कस्बे के कल्याण की है, इसमें राजनीति हावी नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नगर के जो भी लोग हैं और जिन्हें पात्र हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, हम लोग उन्हें पूरा लाभ उठाने का मौका दे रहे हैं और अपनी तरफ से और अपने अधिशासी अधिकारी की तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को उसका वाजिब हक मिले और लोगों की कष्ट, लोगों की परेशानियां दूर हों। यही हमारी जिम्मेदारी है, जिसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। 2017 से 2019 तक की उपलब्धियां क्या मानते हैं? आपने नगर पंचायत अध्यक्ष बतौर जो काम किया है, आपकी पत्नी डॉक्टर शशिलता मिश्रा जो हैं, उन्होंने जो काम किया 2 साल के कार्यकाल की अगर उपलब्धियों की बात करें तो कौन कौन सी उपलब्धियां हैं जहन में? 2 साल में पूरी पटियाली में आप भ्रमण करके देखेंगे तो पटियाली बिल्कुल साफ सुथरी स्वच्छ पड़ी हुई है, जो कि नगर पंचायत का पहला काम है, सफाई व्यवस्था। सफाई में हमने अपने को इस तरह प्रोजेक्ट किया है कि हमारे जिले के जो प्रभारी अधिकारी हैं, जो जिले के अधिकारी हैं जी, जल अधिकारी, अपर जल अधिकारी लोग, ये भी खुश होते हैं पटियाली की सफाई व्यवस्था से। तो हमने 2 साल में सफाई पे बहुत जोर दिया है और पटियाली का हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि हाँ, पटियाली सफाई के मामले में बहुत अव्वल है। दूसरी बात, पूरी पटियाली के कस्बे में आप किसी गली में चले जाइए, अगर आपको टॉर्च की आवश्यकता पड़ जाए तो मैं ये मानूंगा कि हमने अपना पूरा काम नहीं किया जी। पूरी पटियाली जगमगा रही है और हमारी अब्दुल कलाम की एक योजना पड़ी हुई है, जिसमें हम अभी करीब 100 लाइटें लगाने और जा रहे हैं। अब्दुल कलाम प्रकाश पुंज योजना जी जी जी। तो वो अभी पेंडिंग है, काम चल रहा है उस पर। जब वो लग जाएगा तो आप ये मान के चलिएगा, हमें सोचना पड़ेगा कि पटियाली में अब अगली लाइट कहाँ लगाएं। तो प्रकाश व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त है, सफाई बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। और जहाँ तक ड्रेनेज का सवाल है, पानी की निकासी का, तो पूरी पटियाली में एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ पानी भरता हो। ड्रेनेज व्यवस्था बहुत साफ सुथरी है। अगली बात, अभी बरसात का मौसम निकल के गया है, तो मैं आपको बता दूं कि पटियाली ऐसा कस्बा रहा है जिसमें प्रतिदिन नाली में और सड़क पर मच्छरों को मारने की दवाई का छिड़काव युद्ध स्तर पर किया गया। और ये प्रयास किया गया चेयरमैन साहब की तरफ से और अधिशासी अधिकारी की तरफ से कि एक भी मरीज पटियाली में डेंगू का कस्बे में न मिले, जिससे नगर पंचायत की छवि खराब हो जाए, और हम लोग उस उद्देश्य को पाने में सफल रहे। 2019 से 22 तक 3 साल का कार्यकाल है आपका। जहन में कैसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो पटियाली के लिए आप चाहते हैं कि वो आनी चाहिए और पटियाली विकास के नए इबारत लिखे और नए रास्ते पर जाए? कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं? देखिए, एक तो गौशाला हम लोग बनाने जा रहे हैं, काम शुरू कर दिया गया है। और गौशाला के बनने से जो आवारा पशु घूम रहे हैं, किसानों को नुकसान कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाने का हम लोग एक सफल प्रयास कर पाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने तय किया है, हमने अधिशासी अधिकारी से भी बात की है कि पटियाली नगर पंचायत की सीमा जो है वो बढ़नी चाहिए। पटियाली की सीमा पुरानी काफ़ी छोटी है, जबकि नगर पंचायत का दायरा, नगर पंचायत की सेवाएं, नगर पंचायत के निवासी उस दायरे से बाहर निवास करने लगे हैं। तो हम पटियाली नगर पंचायत की सीमांकन के विस्तार के लिए शासन को रिपोर्ट भेजेंगे जी। अगला, एक पटियाली में बारात घर की आवश्यकता हम लोग महसूस करते हैं कि जो मैरिज होम है वो इतने महंगे हैं कि गरीब आदमी उनमें अपनी बेटियों की शादी करने में अपने वो अक्षम पाता है। तो मैं चाहूँगा कि सरकार को एक ऐसा DPR भेजी जाए जिसमें गरीब लोगों के लिए एक बारात घर का निर्माण हो जाए, जिससे नॉमिनल रेट पर, कम से कम पैसे पर गरीबों को उनकी बच्चियों की शादी, उनके कार्यक्रम को पूरा करने में उन्हें उस बारात घर का लाभ मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो जनहित की हैं।
किस तरीके से आप लोग उन योजनाओं को अमली जामा पहना पा रहे हैं? किस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं अधिशासी अधिकारी के थ्रू या सभासदों के थ्रू? किस तरीके से आप लोग उन सब योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, सरकार की योजनाएं खुद में एक दूसरे से उलझ जाती हैं जी। सरकार की योजनाओं के बारे में मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूं कि सरकार चाहती क्या है। नगर पंचायत के स्तर पर हम और हमारे अधिशासी अधिकारी और हमारे बोर्ड के सभी माननीय सभासदगण जी बिजली, पानी, सफाई जी ये मूल सुविधाएं देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कहीं कोई नाली, कोई खड़ंजा, कोई जल भराव न मिले, लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिले, लोग पन्नी तान के रहते थे वो पन्नी उनकी हट जाए जी, बच्चे स्कूल में जाएं। ये जो मूलभूत सुविधाएं उन पर हम लोग काम कर रहे हैं। चूंकि नगर पंचायत का मूलभूत सुविधाओं को मूर्त रूप पहनाना यही एक जिम्मेदारी है। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 2012 से 17 का जो कार्यकाल रहा, नगर विकास मंत्री आजम खान साहब थे, अखिलेश यादव के नेतृत्व में कहा जाता है कि नगर विकास के लिए जो राशि उपलब्ध कराएगी, फंड्स उपलब्ध कराएंगे, वो बहुत बड़े पैमाने पर, बड़ी तादाद में कराएंगे, जिससे नगर पंचायत और नगर पालिकाओं का विकास भी हुआ। क्या लगता है, इस सरकार ने कहीं ना कहीं कुछ योजनाओं में परिवर्तन किया है या फिर फंड्स पर लगाम लगाई है जिससे विकास अवरुद्ध हो रहा है? इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले प्रदेश सरकार ने जी नगर पंचायत, नगर पालिकाओं को, नगर निगम को काफी पैसा दिया विकास के लिए जी, और जो काम के रूप में परिलक्षित भी हुआ है जी। मौजूदा सरकार की योजनाओं पर कोई टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं है। ये शासन स्तर की बात है। शासन तय करेगा कि कौन सी जन उपयोगी योजनाएं उन्हें बनानी हैं। जो योजनाएं सरकार बनाएगी, हम उन योजनाओं को मूल रूप देने का पूरा प्रयास करेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर नीरज किशोर मिश्रा, जो बता रहे थे कि विकास के रास्ते पर कैसे अग्रसर है पटियाली, और अगले 3 साल में जो योजनाएं जहन में हैं वो बारात घर की हों और कई सारी अन्य योजनाएं वो कैसे मूर्त रूप में आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। रिप्ले विद रंजीत में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और स्वागत करता हूं आपका रिप्ले विद रंजीत में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत अमापुर के चेयरमैन कमांडो चांदली। जानेंगे उनके बचपन की बातें और उनकी शख्सियत के बारे में। आखिर कौन है कमांडो चांदली और कमांडो से चेयरमैन तक का सफर उन्होंने कैसे किया तय। तो मिलते हैं कमांडो चांदली से। चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमांडो चांदली, क्योंकि आपके नाम के आगे कमांडो लगा हुआ है, तो सबसे पहला मेरा यह सवाल कि कमांडो चांदली का बचपन और अमापुर से जुड़ी यादें क्या क्या हैं, जरा अपने बारे में बताइए। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक कृषक थे और मैं उनके साथ में खूब हाथ बढ़ाया। मेरी शिक्षा दीक्षा अमापुर के ही प्राइमरी स्कूल से हुई, कक्षा 5 तक, और 5 के बाद फिर मैं कक्षा 6 से हाई स्कूल तक मखाला इंटर कॉलेज अमापुर में पढ़ा। मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और समाज की सेवा करूं। तो हमारे अमापुर में उस समय बायोलॉजी नहीं थी जी। तो मैं इंटर के लिए सुड़पुरा बगल में पड़ता है हमारे पार्वती राष्ट्रीय इंटर कॉलेज से मैं बायोलॉजी से इंटर किया। और जब मैं वहाँ से इंटर करने के बाद हालात ऐसे थे कि मैं अकेला पढ़ने के लिए जाता था गंडवारा, तो कुछ शरारत तत्वों से दिक्कत शंका से होने लगी, तो पिताजी ने हमको पढ़ाना बंद कर दिया। कौन सी क्लास तक आपकी शिक्षा दीक्षा? मैं शिक्षा इंटर तक रही मेरी। गंडवारा जब जाते थे तो कौन सी क्लास में दाखिला लिया? बीएससी में। बीएससी जो गंडवारा पीजी कॉलेज है? जी हाँ, गंडवारा पीजी कॉलेज बीएससी में एडमिशन लिया मैंने। तो आपने बीच में ही शिक्षा छोड़ दी? बीच में थोड़ी सी दिक्कतें हुई, उससे छोड़नी पड़ी। फिर मेरी 94 में शादी हो गई जी। और शादी होने के फिर 1 साल बाद 95 में पुलिस की भर्ती निकली, पुलिस पीसी की। मैं उसमें आरक्षी के पद पर सेलेक्टेड हुआ जी। और मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई लखनऊ जी। लखनऊ से फिर मेरी ट्रेनिंग गोंडा हुई
वहाँ से मैं देखता था, मेरा सपना था कि ब्लैक कैट कमांडो होते हैं, और मेरी एक जागृति जागी। मैंने कहा मैं भी क्या कमांडो कोर्स कर सकता हूँ। मैंने लोगों से, जो हमारे कमांडो लोग थे, उनसे मैंने परामर्श लिया। उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने सन 2000 में कमांडो कोर्स किया जी NSG मानेसर गुड़गांव में, और मैं मेरी ये सफलता रही कि मैं वहाँ बेस्ट कैडेट अपने कोर्स का रहा, और मैं BOC मेरा वहाँ रिकॉर्ड आज भी कायम है जी। कमांडो बनने के बाद फिर, क्योंकि कहा जाता है मायावती से बहुत नज़दीक से जुड़े रहे, उनकी सुरक्षा में तैनात थे, वो कैसी यादें हैं, कैसा सफ़र रहा? सबसे मेरी लाइफ का अब तक की कला में सबसे गोल्डन चांस था कि मैं बहन जी की सिक्योरिटी में 3 अप्रैल 2003 से मेरी पहली ड्यूटी बहन जी के साथ में लगी। हालांकि ड्यूटी उससे पहले मैं कर चुका हूँ। माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ में भी मैं रहा, और माननीय बाबूजी, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। तो सन 6 दिसंबर 1997 में मेरी पहली ड्यूटी माननीय बाबूजी के साथ ही शुरू हुई। मैं उस समय पुलिस में था, तो मेरी ड्यूटी श्याम प्रसाद मुखर्जी में पोलिट्रा प्लाजा जाना था, उसमें ड्यूटी लगी थी। फिर मैं माननीय राजनाथ सिंह साथ में रहा 2000 में। कमांडो करने के बाद पहली ड्यूटी मेरी कमांडो माननीय राजनाथ सिंह के साथ में रही। फिर चुनाव थे, चुनाव के बाद वो एक्स में आ गए, बहन जी आ गई, फिर बहन जी के साथ में आ गया। वहाँ मैं 7 साल रहा, और काफ़ी उपलब्धियाँ उनका बड़ा उस लाइफ का बहुत अच्छा वो रहा कि पूरा भारत भ्रमण करने का मौका मिला, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक। और मैंने एक चीज़ देखी कि सब धर्मों में हर चीज़ है। उस आधार पे मैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी एक सिक्योर लाइफ चाहता है, जी। और आपकी लाइफ सिक्योर भी थी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में थे। तो आपको राजनीतिक प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको पॉलिटिकल जो शुरुआत आपकी थी वो कैसे हुई, और कैसे प्रेरणा मिली, और किससे प्रभावित है? मैं जब सन 2017 31 जुलाई में रिटायरमेंट वहाँ से लेके आया, तो मेरा कोई चॉइस नहीं थी कि मैं राजनीति करूँगा। तो राजनीति को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि उसमें बड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो मैंने कहा मैं अपनी सिक्योर लाइफ के लिए अपनी एक हीरो की एजेंसी अपनी है, मैं उसके लिए पेंशन लेके आया जी। लेकिन जहाँ पर आया तो थोड़ा सा उस समय चुनावी माहौल था, तो लोग कह रहे कि भाई चुनाव लड़ना है, और आते थे लोग, बातें होती थी, तो मैंने उनसे मना कर दिया, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर कहावत है ना कि जब समाज जब कहता है तो थोड़ा सा आदमी को एक्टिव होना पड़ता है। तो लोगों ने कहा था कि अच्छे आदमी अगर राजनीति में आए तो कुछ भला हो सकता है। तो 19 अक्टूबर 2017 में मैंने निर्णय किया कि मैं एक समाज की मीटिंग बुलाता हूँ, तो बात करता हूँ। तो वहाँ हमारा ऐसे बात हुई, मीटिंग में हमको सर्वसम्मति से लोगों ने समर्थन दिया, और फिर चुनाव हुआ तो हम उसमें करने का। कमांडो चांदली के बचपन की तरफ वापस जाते हैं। सबसे पहले जब आप चेयरमैन बनते हैं तो आपको अमापुर नगर पंचायत और नगर में ऐसी कौन सी समस्याएं सामने आई? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि जब आप यहाँ पढ़ रहे थे तो इंटर कॉलेज भी नहीं था ऐसा कोई कि जिसमें बायोलॉजी हो, है ना? तो अगर हम नगर पंचायत बतौर देखते हैं तो कई नगर पालिका नगर पंचायतें ऐसी हैं जो हमने इंटर कॉलेजेस बनाती हैं। कासगंज की बात करें, हम यहाँ पर गंजनवाड़ा की बात करें, तब क्या कोई जहन में है कि उन जो समस्याएं आपने झेली वो आपके समय में अब जो पीढ़ी है उसको ना झेलनी पड़े, उसके लिए कुछ योजनाएं तैयार की? हाँ, उसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मैं पहली बार जब कमांडो की वो क्या नाम है चेयरमैन की शपथ लेने के बाद मेरी मीटिंग हुई डीएम साहब साथ में, उसमें श्री RP सिंह साहब उसमें डीएम थे जी। तो उन्होंने कहा कि बार बार सबका परिचय हो रहा था, तो कि नगर पंचायत अमापुर जब मेरा नाम आया तो मैंने कमांडो नाम से मैंने अपने उनको जागृत किया कि मैं कमांडो चांदली खान। तो बड़ा खुश हुए वो, बोले भाई ऐसे तरीके से सबसे ख़राब नगर पंचायत अगर है रिकॉर्ड में तो अमापुर आती है जी। हमारे जनपद में, तो आप उसके लिए क्या सोच रहे हैं? तो मैंने कहा भगवान ने चाहा और आपका आशीर्वाद रहा, सबका सहयोग रहा, तो इन 5 वर्षों में आपको सबसे अच्छी नगर पंचायत हम कोशिश करेंगे कि हो जाए, और मेरी उम्मीद है मैं उस पर लगा हूँ और मैं उस पर कामयाब रहूँगा कि जो दिक्कतें मैंने झेली हैं या मेरे कस्बे के लोगों ने झेली हैं पढ़ाई के मामले में। अभी हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, राजकीय इंटर कॉलेज भी नहीं है, जो भी कॉलेज हैं एडेड हैं। तो मेरा प्रयास हो रहा है कि मैं अभी शासन में गया था लखनऊ, तो मैं एक डिग्री कॉलेज एक राजकीय इंटर कॉलेज के लिए कन्या, क्योंकि बच्चे तो लड़के कहीं भी आगे पढ़ सकते हैं कि बच्चियों की दिक्कत आती है, क्योंकि आज माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बच्ची दूर न जाए, धोखेबाजी न हो,
तो वो चलता है। तो उसमें जो है हम लोग सक्सेसफुल में हैं और समझते हैं बहुत जल्दी हम उसमें कामयाब हो जाएंगे। 2017 में आपने चेयरमैन पद की शपथ ली, यहाँ पर बतौर अध्यक्ष नगर पंचायत आप कार्यकाल अपना निभा रहे हैं यहाँ पर। मेरा सवाल ये है कि उन 2 सालों में आपकी उपलब्धियाँ आप कैसे सोचते हैं कि आपने 2017 से 19 तक जो आपने सोचा है वो करने की कोशिश की है? उसमें सबसे बड़ी थी कि हम अपने अमापुर में एक अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री की चले स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है जी। हमारे यहाँ कर्मचारी थे लेकिन वो काम बड़ा लापरवाही से करते थे। जो हमारे स्टाफ यहाँ पे था, एक तो हमारे बड़े बाबू गोपाल कृष्ण पांडे शर्मा और क्या नाम है मुकेश, तो इनकी काम की शैली बहुत बढ़िया नहीं थी। हमने इनको नोटिस दे के और हमने इस समय इनको सस्पेंड भी कर रखा है क्योंकि हमें काम चाहिए। हमने कहा हमें यानी कि एहसान और सिस्टम की ज़रूरत नहीं है और डीएम साहब का हमारा पूरा सपोर्ट है। और अब हमारी उपलब्धियाँ ये हैं कि हम आदर्श में आ गए हैं, तो हमारे बढ़िया जहाँ हमारे एंट्री पॉइंट हो कस्बे के अंदर, तो लोग एंट्री पॉइंट करते ही मालूम पड़े कि हमारा कस्बे में हम घुसे हैं, तो यहाँ हमें कुछ अलग तरीके से इंडिकेट ना करना पड़े, पूछना ना पड़े। जैसे हमारा हॉस्पिटल किधर है, तो जहाँ जहाँ हमारे एंट्री पॉइंट कस्बे के हैं सब पे हम एंट्री पॉइंट लगाएंगे कि आपको हॉस्पिटल जाना है तो फला जगह, थाना जाना है तो फला जगह, बाजार में जाना है तो फला जगह, इस तरीके से इंडिकेट रहेगा। और हम स्वागत गेट बनवा रहे हैं जी, और एक लाइब्रेरी बनवा रहे हैं और घंटाघर हमारे यहाँ बारद्वारी। लाइब्रेरी जो बनवा रहे हैं उसमें किस तरीके की पुस्तकों का समायोजन होगा और किसके नाम से वो लाइब्रेरी होगी? लाइब्रेरी अब्दुल कलाम लाइब्रेरी के नाम से होगी जी। और उसमें हर समाज की किताबें मिलेंगी, धार्मिक से लेके शैक्षिक वाली भी। वैसे मैंने एक चीज़ और सोच रखी है कि एक कोचिंग सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा जी। वो हम बच्चों को जो इच्छुक हैं, क्योंकि मैं आर्मी से मैं पुलिस से आता हूँ तो मैंने ट्रेनिंग भी की है और ट्रेनिंग दी भी है लोगों को। सोच रहा हूँ कि बच्चे पुलिस में हमारे यहाँ की ज़्यादा ज़्यादा भर्ती हों, करियर गाइडेंस। हाँ गाइडेंस, हाँ उससे सर के बनाएंगे आप अगर हम बात करें, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो कहीं ना कहीं बसपा की विचारधारा से प्रेरित है। आज सूबे में जो है भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की कई महत्वाकांक्षी योजना है, उनको किस तरीके से आप लोग निभा रहे हैं? और मोदी सरकार, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री आवास है, इनको किस तरीके से जमीन पर उतारा है और किस तरीके से काम करा रहा है? हमारा किसी पार्टी वैसे कोई मतलब नहीं है, मैं बीएसपी से आता हूँ, लेकिन अभी मौजूदा हमारी बीजेपी सरकार है, हमें बहुत सपोर्ट कर रही है जी। हमें उस सरकार में कोई दिक्कत नहीं आ रही। इसके लिए हमको जो हमने आवास मांगे थे, आज की डेट में हमारे करीबन 335 के आसपास हमारे काम चल रहा है और करीबन हमारी 150 डीपीआर हमारी और मंजूर हो चुकी है और हमारा टारगेट 1000 मकानों का है जी। जो भी कस्बे के अंदर जितने भी गरीब हैं, कोई मकान गरीब हमारा उम्मीद है कि छूटेगा नहीं। और हम कोशिश करके खुद जा जाके गलियों में देखते हैं, पूछते हैं लोगों से। विधवा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है और स्वच्छ भारत मिशन में सबसे ज़्यादा हम इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। मेरा अगला सवाल यह है, बतौर मुस्लिम चेयरमैन, क्योंकि मुस्लिमों पे एक आरोप लगता रहा है कि आप गौकशी से जुड़े हुए लोग हैं और इस बेल्ट में एक अपने आप में अफवाह फैलती रही है। सरकार की एक मुख्य योजना है गौशाला बनानी है, आपको जो गाय हैं उनका रखरखाव करना है, संरक्षण करना है। क्या कमांडो चांद अली किस तरीके से गौशाला का संचालन करवा रहे हैं महापुर में और क्या क्या योजनाएं हैं? सरकार की जो मंशा है उसको कैसे सकारात्मक? हमने गौशाला के लिए हमारे पास एक विचार आया कि जो आरोप लगता है कि मुस्लिम लोग ऐसी तरीके से वो करते हैं, गौकशी वगैरह में आते हैं, उसमें आते हैं, तो मैंने आहिस्ता ही गौशाला अपने खुलवाई जी। और मैंने कहा मैं उसकी एक मिसाल दूंगा कि देखिए मुसलमान ऐसे भी होते हैं। तो मैंने एक आहिस्ता ही गौशाला मेरे पास उस समय खुली थी, तो मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं थी, खाली मुझे एक जगह दी गई, इस जगह में आपको गौशाला बनानी, वो गाय रखनी है। तो मैंने बैरिकेटिंग करा के मैंने तार नहीं लगवाई, मैं तार से गाय हमारी घाले हो जाएगी, तो बैरिकेटिंग मैंने लकड़ी की लगवाई और मेरी उसमें करीबन उसमें 450 गाय थी मेरे पास। धीरे धीरे हम लोगों ने कुछ नवादा, कुछ इधर डीएम साहब से बात की, मैंने साहब हमारे यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, इतनी हम एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, करीबन 200 गाय हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने हमारी शिफ्टिंग करा दी, कुछ जो हमने गाँव में बांटी किसान लोगों को, क्योंकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सीमा आ गई, 950 रुपये महीना उनको दे रहे हैं, तो वो चल रहा है हमारा और हम उस पर सक्सेसफुल हैं। एक हमने डिमांड की थी गौशाला के लिए, तो इस तरह गौशाला भी हमारी मंजूर हो गई है, वहाँ हमारा काम चल रहा है। हाँ, मेरा अगला सवाल और आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि कई बार पॉलिटिकल कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी, जब टेंडरिंग होती है तब भी कई सारी समस्याएं महापुर की सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं शिकायतें होती हैं आपकी, आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं कि आप फंड का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कमीशन खोरी ज़्यादा हुई है। उन समस्याओं से कैसे निजात पा पाते हैं? अब वो ऐसा है, ये तो आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते रहते हैं,
हालांकि गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया स्कीम आ गई है ई टेंडिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी उसमें डाल सकता है जी। और अब तो ये भी हो गया है कि कोई भी आदमी कहीं से भी डाल दे, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं जी। तो उसमें पारदर्शिता पूरी आई है। और आरोप के लिए ये भाई आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है, जांच में जो आता है उसमें इस्तेमाल होती है। अगर शो खत्म करने से पहले मेरा आखिरी सवाल ये है कि 2017 से 19 तक के कार्यकाल के बाद अब 3 साल आपके सामने और हैं, तब आपकी मुख्य योजनाएं क्या क्या हैं जो जनता के बीच आप जाकर काम करेंगे, और शासन से जो कुछ योजनाएं मांगी हैं आपने जिनको आप ज़मीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ी एक तो है कि सबसे बड़ा है कि हम अपने उस पर लगे हैं कि स्वच्छता जो चल रहा है स्वच्छता पर ध्यान दे रहे हैं, प्लस एक अमापुर की एक मिसाल हो, हमारा एक अमापुर अमन के नाम से नाम था, अमनपुर के नाम से करते हैं। तो जैसे अमन में हम लोग अपना सभी लोग एक शांतिपूर्वक सद्भावपूर्वक रहें और कोई किसी तरीके का धार्मिक रूप से किसी का कोई प्रताड़ना ना हो, और जो भी हम निर्माण कराएं, जो भी हम काम करें सबसे मिलजुल कराएं। मैंने एक स्कीम भी बनाई है कि जिस भी मोहल्ले में जिस गली में काम होता है या जिस जगह पर काम होना है, बाकी मैं एक टीम बनाता हूँ, जिससे कि मानो जो ठेकेदार काम कर रहा है, टेंडर उसने ले लिया, वो काम किस पद्धति कर रहा है, किस सिस्टम में कर रहा है, तो मैंने एक 5-5 आदमी टीम बना देता हूँ कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि मैं बाध्यबल हमेशा नहीं आ सकता, लेकिन आप तो हमेशा यहाँ पर मौके पर रहेंगे, तो आपकी जिम्मेदारी होती है खैर एक नागरिक के नाते कि आप उससे देखें गुणवत्ता पूर्वक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कोई बात होती है तो मैं जाके मिलता हूँ, दिखवाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब आपका। तो ये थे हमारे साथ कमांडो चांद अली, जो चेयरमैन बतौर कमिटमेंट किए हुए हैं कि अमापुर को एक नए विकास की राह पर लेके जाना है और साबित करना है कि एक कमांडो ने चेयरमैन बनने तक के सफ़र में चेयरमैन होने को निभाया भी है। रिप्ले विद रंजीत में मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हमें YouTube पर सब्सक्राइब करिए और Facebook पर फॉलो भी करिए। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आ रहा हूं आपके लिए किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी। सबसे पहली सीरीज किस्से कासगंज के। यहाँ गंगा के 2 रूप हैं, एक जीवंत है, एक इतिहास स्वरूप है। यहाँ गंगा की धार है, सतयुग का सार है, कण कण में विष्णु भगवान है क्योंकि वराह अवतार है। तुलसी और द्रोण का तप है, कपिल मुनि का जप है, भागीरथ की तपस्या है और मार्कंडे का वास है। यहाँ इंद्र के घोड़े की कहानी है, उर्दू और हिंदी दोनों ही वाणी है। खुशरो की ख्वाहिश है, शायरी की पैदाइश है। भृगु का आश्रम है, द्रुपद की राजधानी है। पाटलावती की शक्ति है, पटियाली की कहानी है। यहाँ का सुनहरा पौराणिक इतिहास है। ये कासगंज है, इसमें सृष्टि का आरंभ है और मार्कंडे की चिरंजीविता का वास है। यहाँ महामृत्युंजय की कल्पना है, यहाँ मृत्यु पर विजय की साधना है। महामृत्युंजय मंत्र इसी धरा की तो रचना है। यहाँ सब कुछ तो अपना है। तो कासगंज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा मैं खुद यानी रंजीत। देखिए किस्से कहानी रंजीत की जुबानी APC न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आया हूं आपके लिए किस्सों की एक खास सीरीज किस्से कासगंज के। और किस्से कासगंज में आज हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले सतयुग कालीन वट वृक्ष पर। कहा जाता है कि जब पृथ्वी जल से घिर गई थी और पृथ्वी डूब रही थी, उस वक्त सिर्फ एक ही वृक्ष संसार में बचा, इस सृष्टि पर बचा, जिस पर भगवान स्वयं बाल रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अवलोकन किया पूरी सृष्टि का, अर्थात मॉनिटरिंग की। आइए दिखाते हैं आपको। ये सतयुग कालीन वट वृक्ष है। यहाँ पर क्या क्या खास है इस वट वृक्ष की बातें और किस किस पुराण में इसका जिक्र हुआ है, आखिर क्या वाकई इतिहास जो कहता है वह प्रमाण यहाँ उपस्थित है। इन तमाम किस्सों को बताएंगे हम। पुराणों के अनुसार सोरों सूकर क्षेत्र मानव सभ्यता का अति प्राचीन केंद्र माना जाता है। यूं कहें कि सोरों नगरी में हर पग पग पर वैदिक इतिहास निखरा और बिखरा पड़ा है। सोरों जी के संदर्भ में सतयुग काल से ही हजारों किस्से, कहानी, कथाएं एवं प्रमाणिक पौराणिक उल्लेख प्रचलित रहे हैं। इसी क्रम में एक पौराणिक उल्लेख सोरों जी के गृद्धवट। ये जो गृद्धवट आप देख रहे हैं,
इसी की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। यकीन मानिएगा, ये सतयुग, अगर हम सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग सबसे पहला युग है सृष्टि का, जिसमें भगवान स्वयं लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। और कहा जाता है कि उस वक्त सृष्टि पर ना कोई वैमनस्यता थी, ना ईर्ष्या थी, दूध और घी की नदियां बहा करती थीं उस वक्त। और जो मानव की आयु है वो आयु भी कई 100 वर्ष हुआ करती थी। तो ये वट वृक्ष है, गद्द वट कहा जाता है इसको, सोरों सूकर क्षेत्र। यही वो जगह है, कहा जाता है कि जब पृथ्वी रसातल में जाती है तब भगवान जो विष्णु का अवतार है, वराह का अवतार, वह अवतार वराह के रूप में प्रकट होता है और पृथ्वी को रसातल से ऊपर लेकर आते हैं। तो ये था किस्सा सतयुग कालीन गृद्धवट का, जो कासगंज जनपद के सोरों में है। कभी मौका लगे तो देखिएगा जरूर इस गृद्धवट को, क्योंकि सोरों में संस्कृति है, पौराणिकता है और सतयुग के कुछ अवशेष हैं। मिलेंगे फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और लेकर आ रहा हूं आपके लिए किस्से और कहानी रंजीत की जुबानी। सबसे पहली सीरीज किस्से कासगंज के। यहाँ गंगा के दो रूप हैं, एक जीवंत है, एक इतिहास स्वरूप है। यहाँ गंगा की धार है, सतयुग का सार है, कण कण में विष्णु भगवान है, क्योंकि वराह अवतार है। तुलसी और द्रोण का तप है, कपिल मुनि का जप है, भागीरथ की तपस्या है और मार्कंडे का वास है। यहाँ इंद्र के घोड़े की कहानी है, उर्दू और हिंदी दोनों ही वाणी है। खुशरो की ख्वाहिश है, शायरी की पैदाइश है। भृगु का आश्रम है, द्रुपद की राजधानी है। पाटलावती की शक्ति है, पटियाली की कहानी है। यहाँ का सुनहरा पौराणिक इतिहास है। ये कासगंज है, इसमें सृष्टि का आरंभ है और मार्कंडे की चिरंजीविता का वास है। यहाँ महामृत्युंजय की कल्पना है, यहाँ मृत्यु पर विजय की साधना है। महामृत्युंजय मंत्र इसी धरा की तो रचना है। यहाँ सब कुछ तो अपना है। तो कासगंज के इतिहास से रूबरू कराऊंगा मैं खुद, यानी रंजीत। देखिए किस्से कहानी रंजीत की जुबानी APC न्यूज पर।